अध्याय 10 रसातल ब्लैकी से फोन रखने के बाद शीफेंग ने अपने आसपास का जायजा लिया, यह देखकर कि किसी ने भी उसके अचानक आने पर ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी से एक खाली गली में घुस गया। सोने से लदे खजाने की पेटी खोलने से निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। भीड़ भरे चौक में सोने से लदे खजाने का संदूक खोलना और उसका प्रदर्शन करना एक साहसिक कार्य था। ऐसा करना तो नौसिखिए ही कर सकते थे। वास्तविक दुनिया की तुलना में खेल की दुनिया में कोई बंधन नहीं थे। यह स्पष्ट था कि खेल की महाशक्तियां बड़े खजानों की भूखी थीं। यदि किसी खिलाड़ी में वह क्षमता नहीं होती तो सबसे अच्छी स्थिति यही होती कि उसे खजाने के लिए लेवल 0 पर वापस भेज दिया जाता। हालांकि यदि खजाना नहीं मिलता तो बधाई हो, आप अपना शेष जीवन शहर में ही बिता सकते थे, जबकि अन्य खिलाड़ी बाहर जाकर अपना लेवल बढ़ा रहे थे। आप केवल शहर में ही घूम सकते थे। कुछ महीनों के बाद आपको गर्व से सिटी गाइड के पद पर पदोन्नत किया जा सकता था। शी फेंग एक ऐसा हत्यारा नहीं था जो छिपकर और हत्या करने में माहिर हो। फिलहाल उसके पास खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, इसलिए उसे चुपचाप रहना आवश्यक था। शी फेंग ने कुछ देर तक चुपचाप खाली गली का निरीक्षण किया। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है तो उसने अपनी काली लंबी तलवार निकाल ली। काली लंबी तलवार को देखकर शी फेंग की भौहें सिकुड़ गईं। अगाध ब्लेड, जादुई हथियार, नौकरी की आवश्यकता। तलवार बाय, क्या आप उपकरण को बांधना चाहते हैं? मुझे इसे पहनना चाहिए या नहीं? एबिसल ब्लेड को देखते हुए शी फेंग निराश हो गया। शी फेंग जादुई हथियारों से भलीभांति परिचित था। जादुई हथियार सामान्य उपकरणों से भिन्न होते हैं। इनमें कोई श्रेणी नहीं होती और ये पौराणिक उपकरणों से भी कहीं अधिक दुर्लभ होते हैं। इनकी शक्ति निर्विवाद थी। हालांकि जादुई हथियार एक दोधारी तलवार की तरह थे। इसका कारण यह था कि इस हथियार का एक दुष्प्रभाव था जिसे बैकलेश कहा जाता था। यदि जादुई हथियार का उपयोग करने वाला खिलाड़ी सावधान नहीं रहता तो एक छोटी सी गलती भी उसके खाते को बर्बाद कर सकती थी। अपने पिछले जीवन में स्टार मून किंगडम में कुछ ऐसे विशेषज्ञ थे जो जादुई हथियारों के कारण शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ बन गए थे। अपने चरम पर भी शी फेंग केवल उन्हें ही अपना आदर्श मानता था। हालांकि कुछ समय बाद उनमें से 2 विशेषज्ञों ने बैकलैश से ठीक से निपटने में विफल रहने के कारण अपने खाते बर्बाद कर दिए। उनके पास एक नया खाता शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोड़ो, इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं, मैं अभी जोखिम नहीं ले सकता। शी फेंग ने एबिसल ब्लेड को पकड़े हुए सिर हिलाया। उसे 10 दिनों में 16,000 क्रेडिट अर्जित करने थे। उस पर बहुत दबाव था। अगर कोई गलती हुई तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। शी फेंग ने फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट निकाला। शी फेंग ने सोने की परत चढ़े खजाने के संदूक को देखा और अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबा नहीं पाया। पिछली बार जो गुप्त चांदी का खजाना संदूक वे लाए थे उसमें तो औषधि बनाने की विधि और लोहार का डिजाइन पहले से ही मौजूद था। अब तो सोने के शुद्ध खजाने के संदूक में क्या क्या मिलेगा। शी फेंग पिछले 10 वर्षों से गॉड्स डोमेन खेल रहा था और उसने अब तक जितने भी फाइन गोल्ड ट्रेजर चेस्ट देखे थे उनकी संख्या 20 से अधिक नहीं थी। हर एक कीमती सोने के खजाने के लिए युद्ध लड़े जाते थे। शी फेंग सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके पास ऐसा कोई खजाना होगा। शी फेंग ने धीरे से खजाना खोला। अचानक खजाने से सुनहरी किरणें निकली और छोटी सी गली को रोशन कर दिया। अगर रात होती तो यह रोशनी का एक चकाचौंध भरा स्रोत होता। यह सबका ध्यान आकर्षित करता। किसी भी तरह का जोखिम न लेते हुए शी फेंग ने जल्दी से संदूक से सारी वस्तुएं निकाल ली। संदूक खाली होने के बाद चकाचौंध भरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सौभाग्य से वह एक खाली गली थी, इसलिए किसी ने भी उस थोड़े समय की चमक पर ध्यान नहीं दिया होगा। ईश्वर के राज्य में खजाने के संदूकों की स्थिति वाकई मनहूस है। शुक्र है कि यहाँ दिन का समय है। शी फेंग ने अपने बगल में रखे खजाने के संदूक पर एक नजर डाली, फिर अपनी नजर अपने हाथों में मौजूद 3 खजानों पर केंद्रित की। वहां 2 प्राचीन पुस्तकें और एक युद्ध कवच था। यह युद्ध कवच गुप्त चांदी का उपकरण था। यह शी फेंग की कल्पना से कहीं अधिक खराब था। स्काई आर्मर, सीक्रेट सिल्वर रैंक, ब्लेड कवच, आवश्यक उपकरण।
क्षमता 20, उपकरण स्तर 5, रक्षा +25, शक्ति +6, सहन शक्ति +3, चपलता +3, टिकाऊपन 30/30। अतिरिक्त विशेषता, शक्ति कम करना पहनने के बाद प्राप्त होने वाले शारीरिक नुकसान में 15% की कमी। युद्ध कवच की विशेषताओं को देखकर शी फेंग चौंक गया। यद्यपि इस कवच का स्तर उसके पिछले जीवन के कवच से काफी कम था, फिर भी इसकी विशेषताएं सर्वोच्च थीं। यदि इसे योद्धा वर्ग का कोई योद्धा पहनता तो उच्च रक्षा और शक्ति कम करने की क्षमता के कारण शारीरिक रूप से शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना उसके लिए कोई समस्या नहीं रहती। यदि इस कवच को अभी बेचा जाता तो इसकी कीमत निश्चित रूप से बहुत अधिक होती। यह तो कमाल है। अब मेरे पास 5वें स्तर का कवच है। शी फेंग ने खुशी खुशी आकाश कवच को अपने पास रख लिया। तलवारबाज भी प्लेट कवच पहनते हैं। जब शी फेंग 5वें स्तर पर इसे पहनेगा तो वह निश्चित रूप से एक ढाल योद्धा बन सकता है। शी फेंग ने अपनी निगाहें उन 2 प्राचीन पुस्तकों पर डाली और उनके नाम देखकर एक बार फिर चौंक गया। बुक ऑफ फोर्जिंग और रिकॉर्ड्स ऑफ पोशंस पूर्णविराम, ये दोनों ही अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तकें थी। सभी जानते थे कि लोहारगिरी और औषधि बनाना सीखना बेहद कठिन था। हर लोहारगिरी मास्टर और औषधि मास्टर किसी भी गिल्ड की ताकत का प्रतीक होते थे। यहाँ तक कि शैरो गिल्ड, जिसके पास 10 नगर राज्य थे, उसमें भी केवल 2 लोहारगिरी मास्टर और 5 औषधि मास्टर थे। उनमें से हर एक को राजकुमारों की तरह सम्मान दिया जाता था। इन 2 पुस्तकों की सहायता से शी फेंग एक फोर्जिंग मास्टर और एक पोशन मास्टर बना सकता था। मुझे याद है डार्क मून वैली में एक हिडन क्वेस्ट थी। इससे न केवल मुफ्त में फोर्जिंग सिखाई जाती थी बल्कि फोर्जिंग टैलेंट भी मिलता था। अगर मेरे पास फोर्जिंग टैलेंट और बुक ऑफ फोर्जिंग दोनों हों तो मैं जल्दी ही एडवांस्ड फोर्जिंग अप्रेंटिस बन सकता था। फिर मैं कांस्य के उपकरण बनाकर खूब पैसा कमा सकता था। शी फेंग को शैरो के एक सदस्य हैमर ट्रेडिंग की याद आई। उस व्यक्ति ने हिडन क्वेस्ट पूरी करके फोर्जिंग मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया था। डार्क मून वैली लेवल 4 का मॉन्स्टर एरिया था। यह क्वेस्ट भी काफी कठिन थी और इसमें बहुत समय लगता था। लगता है मुझे कुछ सामान खरीदना होगा और ठीक से तैयारी करनी होगी। शी फेंग ने दोनों किताबें संभाल कर रखीं और ब्लैकी को एक मेल भेजा जिसमें उसे व्यापार क्षेत्र में मिलने के लिए कहा। फिर शी फेंग खुद व्यापार क्षेत्र की ओर चल पड़ा। इस समय ट्रेड एरिया में काफी खिलाड़ी मौजूद थे। मॉन्स्टर्स को मारते मारते थक चुके खिलाड़ी आराम करने, ड्रिंक करने और बातचीत करने के लिए ट्रेड एरिया में आते थे। कुछ खिलाड़ी ग्राइंडिंग से मिले अपने लूटे हुए सामान को बेचने के लिए भी आते थे। शी फेंग ने एक खाली जगह ढूंढी और जमीन पर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया। उसने अपने द्वारा चुने गए उपकरण और जड़ी बूटियां वहां रखीं और अपना स्टॉल लगाना शुरू किया। 4थे स्तर के साधारण कपड़े के कवच की कीमत 1 चांदी 20 तांबे थी, जबकि कांस्य ढाल की कीमत 21 चांदी थी। खेल के इस चरण में यह उचित और सस्ता दाम था। दुर्लभ जड़ी बूटियां, उच्च स्तरीय उपकरण, जिन्हें रुचि हो वे आकर देख लें, शी फेंग चिल्लाया। व्यापार क्षेत्र में काफी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। हालांकि उनमें से अधिकांश जड़ी बूटियां, अयस्क आदि जैसी सामग्रियां बेच रहे थे। अब तक उपकरण बेचने वाला एक भी खिलाड़ी नहीं था। शी फेंग की चीख ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, सच में उपकरण है। कांस्य ढाल भी, कितनी अविश्वसनीय किस्मत है। मेरे पास तो अभी तक सामान्य उपकरण भी नहीं है और उसके पास कांस्य का उपकरण पहले से ही है। यह लेवल 5 का उपकरण है। क्या यह कोई मजाक है? मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यह मत भूलो कि एक एक्सपर्ट ने टाउन मेयर को मार डाला था। वह लेवल 15 का एलीट था। अब टाउन मेयर से कोई क्वेस्ट नहीं ले सकता। जिन खिलाड़ियों को टाउन मेयर का क्वेस्ट मिला था वे भी गुस्से से आग बबूला हैं। वे सब उस एक्सपर्ट को जिंदा खा जाना चाहते हैं। 21 सिल्वर, यह कीमत बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो इसका 1% भी नहीं है। आसपास के सभी खिलाड़ी हैरान थे। गॉड्स डोमेन को खुले अभी 10 घंटे भी नहीं हुए थे, फिर भी कोई इतना बढ़िया इक्विपमेंट हासिल कर सकता था। सबसे अविश्वसनीय बात तो यह थी कि इसे बेचा भी जा रहा था। यह तो सबको पता होना चाहिए कि ज्यादातर गिल्ड और वर्कशॉप अपने द्वारा हासिल किए गए इक्विपमेंट को पहनकर अपना फायदा जितना हो सके उतना बढ़ाते हैं। वे उन्हें बेचते तो बिल्कुल नहीं। अभी खिलाड़ी औसतन लेवल 1 पर हैं। लेवल 5 का इक्विपमेंट तो कल
लेवल 5 की ब्रॉन्ज शील्ड की तो बात ही छोड़ो, लेकिन 21 सिल्वर तो बहुत ज्यादा कीमत थी। औसत खिलाड़ी की आमदनी 20 तांबे से अधिक नहीं थी और 21 चांदी के सिक्के 2100 तांबे के सिक्कों के बराबर थे। यह उनके लिए एक असंभव कीमत थी। शी फेंग ने दर्शकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये औसत दर्जे के खिलाड़ी इसे खरीदेंगे। उनका मकसद तो सिर्फ विज्ञापन का असर पैदा करना था। कुछ ही क्षणों में खिलाड़ियों का एक समूह दौड़कर आ गया। उनका नेतृत्व एक शील्ड वॉरियर कर रहा था। रास्ता दो। अब जब हम शेरो यहाँ आ गए हैं तो हम स्टॉल पर सब कुछ खरीद रहे हैं, बाकी सब जा सकते हैं। शेरो के साथियों ने शील्ड वॉरियर के लिए रास्ता बना दिया। शी फेंग ने उन्हें एक नजर देखा और पाया कि शील्ड वॉरियर कोई जाना पहचाना व्यक्ति था। उस आदमी का नाम फ्लेमिंग टाइगर था। वह रेड लीफ टाउन में शेरो का टीम लीडर था। अपने पिछले जीवन में शी फेंग को लगातार बलि का बकरा बनाया जाता था, जिससे उसकी तरक्की रुक गई थी। उस प्रयास का 3/10वां हिस्सा फ्लेमिंग टाइगर के कारण ही संभव हो पाया था। शी फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात इतनी जल्दी इस आदमी से होगी। तुम ही हो स्टॉल के मालिक? फ्लेमिंग टाइगर नीले क्रॉस के आकार की ढाल को देखकर उत्साहित हो गया। फिर उसने शी फेंग की ओर देखा। उसके पास अवलोकन करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वह शी फेंग का स्तर नहीं बता सकता था। हालांकि शी फेंग ने केवल नौसिखिए का सामान पहना हुआ था और उस पर किसी गिल्ड का कोई निशान भी नहीं था। वह निश्चित रूप से एक औसत दर्जे का खिलाड़ी था। ऐसा सामान मिलना तो सौभाग्य की बात ही होगी। शी फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है। अच्छा, मुझे यहाँ सब कुछ एक चांदी के सिक्के में चाहिए, फ्लेमिंग टाइगर ने गर्व से कहा। उसने ऐसा कहा मानो स्टॉल पर रखी हर चीज बेकार का कचरा हो और उनके लिए एक चांदी देना किसी की प्रशंसा करने जैसा हो। मैं कीमतों पर मोलभाव नहीं करता, कृपया मालिक की तरह व्यवहार करके मेरे कारोबार में बाधा न डाले। शी फेंग को गुस्सा नहीं आया और उसने फ्लेमिंग टाइगर को अनदेखा करना ही बेहतर समझा। इस समय फ्लेमिंग टाइगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शी फेंग को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम वाकई हमारा विरोध करना चाहते हो शेरो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अचानक शेरो के बाकी 5 सदस्यों ने शी फेंग को घेर लिया। शी फेंग ने फ्लेमिंग टाइगर की ओर आंखें घुमाते हुए सीधे सादे लहजे में कहा, मूर्ख। उसने रेड लीफ टाउन के अंदर शी फेंग को धमकी देने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे यह नहीं पता था कि किसी कस्बे के अंदर कार्रवाई करना मना है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। फ्लेमिंग टाइगर गुस्से से भड़क उठा। उसकी दोनों आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वह शी फेंग को पल भर में जान से मार देना चाहता था। यह वाकई दिलचस्प। लेवल 5 का कांस्य कवच हम जैसे हत्यारों के गठबंधन को इससे कैसे बाहर रखा जा सकता है? इसी समय 10 से अधिक खिलाड़ियों का एक और समूह आया। हर खिलाड़ी ने असैसिन्स एलायंस का प्रतीक चिन्ह पहन रखा था। बोलने वाला व्यक्ति स्टैबिंग हार्ट था। स्टॉल मालिक को देखकर वह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां शी फेंग होगा, जिसने कांस्य पुरस्कार चुनौती को एक ही प्रयास में पार कर लिया था। शी फेंग के पास अब लेवल 5 का कांस्य शील्ड भी था, इसलिए उसने निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय एलीट मॉन्स्टर को मारा होगा। स्टैबिंग हार्ट का शी फेंग के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। ये लो 24 चांदी के सिक्के, मुझे यहाँ सब कुछ चाहिए। चलो दोस्त बन जाते हैं। अगली बार जब तुम्हारे पास कोई अच्छा सामान हो तो हमें असैसिन्स एलायंस को जरूर याद करना। स्टैबिंग हार्ट ने बिना किसी झिझक के 24 चांदी के सिक्के दे दिए। हालांकि गिल्ड के लिए ये 24 चांदी के सिक्के जुटाना आसान नहीं था, लेकिन शी फेंग जैसे माहिर से दोस्ती करना वाकई फायदेमंद था। ठीक है, क्योंकि तुम इतने सीधे हो, मैं अब 50 तांबे के सिक्के नहीं मांगूंगा, मैं तुमसे बाद में संपर्क करूंगा। शी फेंग स्टैबिंग हार्ट का इरादा समझ गया। इतने बड़े गिल्ड के साथ सहयोग करना बुरा सौदा नहीं था। ऐसी बीच आसपास के खिलाड़ी एसेसिन एलायंस के जबरदस्त दबदबे को देखकर दंग रह गए, जिन्होंने बिना पलक झपकाए 24 सिल्वर सौंप दिए। यह एक बड़ा गिल्ड था। इस तरह की कार्रवाई ने कई खिलाड़ियों को गिल्ड में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। एसेसिन एलायंस की तुलना में शेरो जैसे गिल्ड में शामिल होने का कोई भविष्य नहीं था। सभी ने उन्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देखा।
शी फेंग द्वारा अपमानित किए जाने और फिर हत्यारों के गठबंधन द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद फ्लेमिंग टाइगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें क्रोध से लगभग फट रही थीं। उसने एक हत्यारे को बुलाया और ठंडे लहजे में कहा, व्हाइट वुल्फ, तुम उस लड़के पर नजर रखना, मैं उसे बता दूंगा कि शैडो का विरोध करने पर क्या होता है। दूसरी ओर शी फेंग बहुत पहले ही वहां से जा चुका था। वह इस समय व्यापार क्षेत्र में सामान खरीद रहा था। अब उसके पास 24 चांदी के सिक्के थे। यह राशि एक औसत गिल्ड की कुल संपत्ति से भी कहीं अधिक थी। अब जब शी फेंग एक पूर्ण धनाढ्य बन चुका था तो वह बिना किसी चिंता के चीजें खरीदने लगा। उसने 20 बोतलें ब्लैक स्टील बियर खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 25 तांबे के सिक्के थी। उसने 30 स्मोक बम खरीदे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 20 कॉपर थी। उसने 100 एप्पल पाई खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 5 कॉपर थी। इसे खाने से हर सेकंड 30 एपी रिकवर होता था, जो 10 सेकंड तक रहता था। उसने 100 मैजिक वाटर खरीदे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 5 कॉपर थी। इसे पीने से हर सेकंड 30 एमपी मैजिक पॉइंट्स रिकवर होते थे, जो 10 सेकंड तक रहता था। शी फेंग ने अपनी अधिकांश संपत्ति पल भर में खर्च कर दी, जिससे उसके पास केवल 3 चांदी के सिक्के बचे। भाई फेंग, आखिरकार आप आ ही गए, अब हम क्या करेंगे? ब्लैकी काफी देर से व्यापार क्षेत्र में इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और उसकी आंखों में आक्रोश भरा था। ईश्वर का क्षेत्र खुले हुए 9 घंटे से अधिक हो चुके थे। एक्सप्लोरर का खिताब हासिल करने के अलावा ब्लैकी को कुछ भी नहीं मिला था। वह अवसाद से लगभग मरणासन्न हो चुका था। तो चलिए कुछ राक्षसों को मारते हैं। शी फेंग मुस्कुराया और ब्लैकी को पार्टी में शामिल होने का अनुरोध भेजा।